Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. इस क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया था एंड उसकी सारी वीडियोस फर्स्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आई वुड सजेस्ट दैट फर्स्ट आप वो प्लेलिस्ट की वीडियोस देखिए, उसकी थ्योरी समझिए एंड फिर ये केस स्टडीज अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज ये केस स्टडीज करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। स्टूडेंट्स, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम बीएसटी में केस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते उससे ज़्यादा केस स्टडीज आती हैं एंड बच्चों को केस स्टडीज करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। द रीज़न इज कभी कभी उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कभी कभी एक ही केस स्टडी के हमें 2 आंसर लगने लगते हैं, कभी कभी हमें केस स्टडी किस चैप्टर से है ये भी नहीं समझ में आता है। तो आज बच्चों हम आपके लिए केस स्टडीज इजी वे में हम आपको समझाएंगे एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। So the first case study is planning, organizing, staffing, directing and controlling applied in schools, hospitals, profit organizations, etc.? If yes, which characteristic of management does it signify? ये केस स्टडी ये बोल रही है कि क्या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है? अगर होता है तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? तो स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे तब हमने एक कैरेक्टरिस्टिक किया था दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। एंड परवेसिव का क्या मीनिंग था? परवेसिव का ये मीनिंग था दैट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर, सब जगह अप्लाई हो सकता है मैनेजमेंट, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई इवेंट हो, सब जगह अप्लाई हो सकता है। सो आई थिंक द आंसर इज क्लियर कि क्या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोल रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक इज दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है ये। कमिंग टू द सेकेंड वन, सेकेंड केस स्टडी क्या थी? पिज्जा हट कीप इंट्रोड्यूसिंग new variety of pizzas in the menu. Which characteristic is highlighted in this? Pizza Hut अपने मेन्यू में नए नए पिज्जा ऐड ऑन करता रहता है। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक किया था दैट मैनेजमेंट इज डायनेमिक, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग। विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट मैनेजमेंट भी अपने आप को चेंज करता रहता है। तो पिज्जा हट यहाँ पे क्या कर रहा है? जैसे जैसे लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो पिज्जा हट नए नए पिज्जाज अपने मेन्यू में ऐड ऑन करता रहता है। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हो गया? कैरेक्टरिस्टिक है दैट मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। कमिंग टू द थर्ड वन, an organization is a collection of diverse individuals with different needs. Which characteristic is highlighted here? एक organization क्या है? It is a collection, group है, collection है, diverse, अलग अलग different तरह के लोगों का एक group है जिसकी different needs हैं। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का? ये तो आई थिंक इस लाइन से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो गई? दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एज आई टोल्ड यू दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ वन मैन शो। सिर्फ एक पर्सन सारा काम नहीं करता है, उसकी पूरी टीम होती है जो कि काम करती है। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। Coming to the next case study, AB Limited's target is to produce 10,000 shirts per month at a cost of ₹150 per shirt. AB Limited एक कंपनी थी जिसका टारगेट था कि हर मंथ
10,000 शर्ट्स बनानी है हमने, एंड कितने प्राइस पे बनानी है? 150 पर शर्ट, 150 पर शर्ट। ओके, वर्कर ए अचीव द टारगेट, वर्कर ए ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, बट कितने रुपए में उन्होंने शर्ट बनाए? एट ₹160 पर शर्ट। विल यू कॉल दिस वर्कर ए इफेक्टिव और एफिशिएंट? इसको क्या बोलोगे? इफेक्टिव तो है, क्यों? बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड द टारगेट। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो इफेक्टिवनेस या इफेक्टिव होना क्या होता है? अपने टारगेट को पूरा करना, कंप्लीशन ऑफ टास्क या अचीवमेंट ऑफ गोल ऑन टाइम इज नोन एज इफेक्टिवनेस। तो वर्कर ए इफेक्टिव तो है, क्यों? क्योंकि उन्होंने शर्ट्स का टारगेट पूरा कर लिया, 10,000 शर्ट्स प्रोड्यूस कर ली, बट क्या वो एफिशिएंट है? एफिशिएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि शर्ट बनानी थी 150 रुपीज में और उन्होंने ज्यादा रुपए में 10 रुपीज ज्यादा खर्चा कर दिया शर्ट बनाने में। एफिशिएंसी क्या होता है? अगर आपको याद हो तो एफिशिएंसी होता है यूजिंग राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। जितना रिसोर्सेज यूटिलाइज होना है सिर्फ उतना ही अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो तो क्या हो? एफिशिएंट हो। तो क्या वर्कर ए एफिशिएंट है? वर्कर ए एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्यादा कॉस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, 10 रुपए ज्यादा खर्चा कर दिया है। ओके, ये तो हुआ वर्कर ए के बारे में। अब वर्कर बी के बारे में क्या बोला जा रहा है? वर्कर बी कुड अचीव द टारगेट। कुड अचीव द टारगेट मतलब टारगेट तो अचीव कर पा रहा है, कितने रुपए में? 150 पर शर्ट। तो हाँ, वर्कर भी इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि वो अपना टारगेट पूरा अचीव कर रहा है, एंड वो एफिशिएंट भी है। एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि वर्कर भी राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है। 150 में शर्ट बनानी थी और वो 150 में ही बना पा रहा है, तो वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। कमिंग टू द सी वर्कर। अब ये सी वर्कर क्या कर रहा है? वर्कर सी प्रोड्यूस्ड 8500 शर्ट्स। उसने कितना बनाया? 8500 शर्ट्स बनाई और कितने रुपए में बनाई? 170 पर शर्ट। अब स्टूडेंट आप सी वर्कर को क्या बोलोगे? क्या उसे इफेक्टिव एफिशिएंट बोलोगे? वो ना ही तो इफेक्टिव है और ना ही एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जितना टारगेट दिया था उससे वो कम बना पा रहा है। क्या वो अपना गोल अचीव कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या इफेक्टिव है? वो इफेक्टिव नहीं है। एफिशिएंट, क्या वो एफिशिएंट है? क्या वो उतने ही रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है जितना उसे करना था? नहीं, वो 20 रुपीज ज्यादा खर्चा कर रहा है हर एक शर्ट पे। तो क्या वो एफिशिएंट है? वो एफिशिएंट भी नहीं है। Coming to the next case study. First is AB Limited started yoga classes for its employees. Identify the objective. AB Limited एक कंपनी है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए योगा क्लासेस स्टार्ट करी है, एंड आपको बताना है कि ये कंपनी कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तब हमने ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव किया था, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड था? मैंने बताया था कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज से रिलेटेड, और ये केस स्टडी में कंपनी ने योगा क्लासेस किसके लिए स्टार्ट करी है? एम्प्लॉयज के लिए स्टार्ट करी है। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव कौन सा हो जाएगा? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या था? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं या फिर उसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। कमिंग टू द सेकेंड केस स्टडी, AB Limited produced eco-friendly products and supplied these products in the market. Identify the objective.
AB लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि इन्वायरमेंट को कोई हार्म पहुंचाते नहीं है। एंड उन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाए और मार्केट में सप्लाई कर दिए। अब ये पूछा जा रहा है कि ये कंपनी कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है। अब आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है कंपनी, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद हो तो वो सोसाइटी से रिलेटेड है। तो अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स दे रहे हो तो मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हो। सो द ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। कमिंग टू द थर्ड वन, AB Limited was earning sufficient profits, so 5 more departmental stores were opened in the year 2020. ये जो कंपनी है AB लिमिटेड बहुत अच्छा सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रही थी, तो AB लिमिटेड ने क्या किया, ईयर 2020 में 5 और डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन कर दिए। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। अब सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रही थी, देन उन्होंने ग्रोथ की सोची, उन्होंने 5 और डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिए। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? दिस ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। Coming to the next case study, 3 groups of employees of A Limited are working at different levels. A Limited एक कंपनी है जहां पे 3 ग्रुप के लोग, 3 ग्रुप के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं 3 लेवल्स पे। The first group is responsible for survival and growth of organization. जो पहला ग्रुप था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर्वाइवल के लिए एंड ग्रोथ के लिए। ओके, द सेकेंड ग्रुप एक्सप्लेन्स द पॉलिसीज ऑफ सुपीरियर विद द एम्प्लॉयज एंड डेवलप्स द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स। जो सेकेंड ग्रुप है वो क्या कर रहा है? जो भी पॉलिसीज सुपीरियर्स बना रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज को समझाता है, एक्सप्लेन्स पॉलिसीज एंड अपने डिपार्टमेंट में फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन जनरेट करता है, एक कोऑपरेशन की फीलिंग जनरेट करता है। Okay, students. Now third one. The third group maintains quality and safety standards and minimizes the wastages. Third group maintains quality and minimizes the wastages. अब क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताना है। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने 3 लेवल्स पढ़े हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब इन 3 ग्रुप में ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप है इसमें हमें बताना है कि कौन से लेवल की बात करी जा रही है। द फर्स्ट ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कौन सा लेवल है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल के बारे में सोचता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती चले, ग्रोथ करती चले? कौन सा लेवल सोचता है? दैट इज टॉप लेवल। टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड
ग्रोथ। ये टॉप लेवल ही अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है। सो सर्वाइवल एंड ग्रोथ के बारे में कौन सोचता है? टॉप लेवल। सेकेंड ग्रुप के बारे में क्या बोला जा रहा है कि सेकेंड ग्रुप जो भी पॉलिसीज बनी होती हैं उन्हें वो अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन करता है एंड अपने डिपार्टमेंट्स में कोऑपरेशन की फीलिंग जनरेट करता है, राइट? तो ये कौन सा हो जाएगा लेवल? दिस लेवल इज मिडिल लेवल। हमने यही पढ़ा था कि मिडिल लेवल क्या करता है, जो सुपीरियर्स प्लान्स पॉलिसीज बनाते हैं उन्हें अपने एम्प्लॉयज के साथ जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उन्हें वो एक्सप्लेन करता है। तो वो कौन सा करता है? मिडिल लेवल। Coming to the third one, this group is responsible for maintaining qualities and safety standards and minimizing the wastages. ये जो ग्रुप है सारी वेस्टेजेस को मिनिमाइज करता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे ध्यान रखता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई वेस्टेजेस तो नहीं हो रही है वो देखता है, सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं नहीं वो देखता है। तो ऑब्वियसली वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा लोअर लेवल, क्योंकि लोअर लेवल ही है जो वर्कर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, जो कि फैक्ट्री लेवल का सारा काम संभालते हैं। वो कौन सा हो जाएगा? लोअर लेवल। ABC Limited profit is declining day by day. The production manager is blaming marketing manager, whereas marketing manager is blaming production manager for not maintaining quality. Finance department is blaming both. ये एक कंपनी है, ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट डे बाय डे डिक्लाइन होता जा रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर को ब्लेम कर रहा है कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को ब्लेम कर रहा है एंड फाइनेंस मैनेजमेंट सबको ब्लेम कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर को भी ब्लेम कर रहा है और मार्केटिंग मैनेजर को भी ब्लेम कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज लैकिंग हियर? यहाँ कौन सा मैनेजमेंट का कंसेप्ट है जो फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स आई फील ये तो बहुत क्लियर है कि सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है। दैट मीन्स which concept of management is lacking here? Coordination. Coordination की यहाँ बहुत कमी है। Right, student? I hope you have understood all the case studies. Thank you.